आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे आ गए हैं, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। हिंदी में इसे बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी कहा जाता है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। ठीक है, अच्छा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे छोटी मोटी चीजें हम लोग समझना चाहते हैं। सबसे पहले कि प्रतिलोम फलन किसको बोलेंगे, इनवर्स फंक्शन क्या होता है आखिरकार। एक्चुअली 2020 और 21 में ये जो सिलेबस रहा आपका, उसमें रिलेशन एंड फंक्शन में आपने 1 और ऑन 2 तो पढ़ा, लेकिन उसमें आपको उन फंक्शन का इनवर्स पढ़ने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं रहे। पर अब यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ गए, त्रिकोणमितीय फलनों के इनवर्स हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको आपको इस तरह से बताता हूं। हाँ, सबसे पहले तो एक चीज मैं ये बता देता हूं आपको कि पहली बात, प्रतिलोम यानी कि इनवर्स उन्हीं फलनों का निकाला जा सकता है, उन्हीं फलनों का ज्ञात किया जा सकता है जो फलन एकैकी आच्छादक होते हैं। पहले तो आप यही एक पॉइंट समझ लीजिए और इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कि प्रतिलोम अर्थात इनवर्स केवल उन्हीं फलनों का निकाला जा सकता है जो फलन एकैकी आच्छादी होते हैं, अर्थात 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, जिसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। तो चलिए नोट करिए सभी लोग। प्रतिलोम केवल प्रतिलोम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इनवर्स। इनवर्स केवल उन्हीं फलनों का ज्ञात किया जा सकता है प्रतिलोम केवल उन्हीं फलनों का ज्ञात किया जा सकता है जो फलन एकैकी आच्छादी, यानी कि एकैकी भी हो आच्छादी भी हो, जिसे हम अंग्रेजी में बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। प्रतिलोम केवल उन्हीं फलनों का ज्ञात किया जा सकता है जो फलन एकैकी आच्छादी हो, अथवा हम इसको एक दूसरी लैंग्वेज भी लिखते हैं कि केवल एकैकी आच्छादी फलन ही व्युत्क्रमणीय होते हैं। एकैकी आच्छादी फलन व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय को अंग्रेजी में आप इन्वर्टिबल लिख सकते हैं। एकैकी आच्छादी फलन व्युत्क्रमणीय होते हैं। एक ये भी आप बता सकते हैं। तो पहले हमने क्या देखा, देखिए बेटा, सबसे पहले तो हमने ये सीखने का प्रयास किया कि हम इनवर्स किन फलनों का ज्ञात कर सकते हैं आखिरकार। तो आप इनवर्स किन फलनों का ज्ञात कर सकते हैं, आप इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं केवल उन्हीं फलनों का जो फलन कैसे होंगे, जो फलन एकैकी आच्छादी फलन होंगे, अर्थात अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। एकैकी भी हो आच्छादी भी हो, या दूसरा क्या लिखा, एकैकी आच्छादी फलन ही व्युत्क्रमणीय होते हैं। व्युत्क्रमणीय मतलब, रमणीय मतलब क्या होता है, याद करने योग्य। व्युत्क्रमणीय मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम करने योग्य। तो वही फलन केवल व्युत्क्रम करने योग्य होते हैं जो एकैकी आच्छादी होते हैं, अर्थात बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं। नहीं समझ में आया? अच्छा, जैसे बहुत सारे वर्ड के बाद हम लगाते हैं सम्माननीय, तो सम्माननीय का क्या मतलब होगा, जो सम्मान के योग्य हो।
बात समझ में आई? ऐसे ही व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होगा? जो व्युत्क्रम के योग्य हो, जो व्युत्क्रम जिसका किया जा सकता है वो वाले। हाँ, रमणीय का क्या मतलब होता है? अच्छा, देखा क्या आपने? स्मरणीय, हाँ रमणीय भी कह देते हैं उसको। तो रमणीय ऐसे स्थानों को कहते हैं जो जिन्हें याद किया जाता हो कि यार वहां पर एक जगह गए थे, वो बहुत अच्छी जगह थी, याद कर रहे हैं हम लोग, ओके। या कोई फंक्शन हुआ था, बहुत अच्छा फंक्शन था, याद करने योग्य है, ओके। अब ये बात आपको समझ आ गई? पहली चीज मैंने क्या बताई आपको कि व्युत्क्रम केवल उन्हीं फलनों का निकलेगा ही जो फलन कैसे हुआ करेंगे, एक एकी आच्छादी। अब बताइए मुझे, एक फलन ऐसा है जो एक एकी है, आच्छादी नहीं है, तो क्या आप उसका व्युत्क्रम निकाल सकते हो? उसका इनवर्स निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। दूसरा, एक फलन एक एकी नहीं है पर आच्छादी है, अब बताएं उसका इनवर्स निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो किसी भी फलन का इनवर्स कब निकलेगा? एक एकी भी हो और आच्छादी भी हो तो ही इनवर्स निकलेगा, अदरवाइज इनवर्स नहीं निकलेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए जरा, मैं एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको इनवर्स फंक्शन क्लियर करना चाहता हूं। उनको लिखेंगे कैसे, उनको बताएंगे कैसे आप, क्या उनका मतलब होगा, ये चीज थोड़ा देखिए। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, और केवल अभी के समझने के लिए मैं ऐसा लिए लेता हूं, इस तरह से। यहां पर 1 2 3 4 और यहां पर मैं लिए लेता हूं 2 4 6 8। देखो ये फलन ए से बी में है तो इसका डोमेन रेंज क्या है, n to n है कि r to r है कि z to z, ये सब आप नहीं पूछेंगे क्योंकि अभी के समझने के लिए, बताने के लिए मैं ये लिए ले रहा हूं केवल। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें, इस फंक्शन के मुताबिक when f of x is equal to 2x, can you tell me that what will be the image of element 1? 1 का इमेज क्या बनेगा? आप जानते हो कि ये क्या होता है, ये डोमेन होता है, और ये क्या होता है, ओ सॉरी, ये होता है कोडोमेन। ये होता है कोडोमेन, ठीक है। अब एक फलन ऐसा है इसमें एक, अगर x की जगह पर हम 1 लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर हम x की जगह 1 लिखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। तो 1 की इमेज किस पे आएगी, 2 पर। अगर 2 लिखोगे तो क्या मिलेगी, 4 मिल जाएगी। 3 लिखने से क्या मिलेगा, 6। 4 लिखने से 8। अब इसको देखिए और ध्यान से बताइए, क्या ये फलन सॉरी, क्या ये वाला फलन एक एकी आच्छादी फलन है कि नहीं है? एक एकी है क्योंकि हर अवयव के लिए अलग प्रतिबिंब है। दूसरी चीज, को डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब ऑक्युपाइड हैं, सब के सब, एक भी एलिमेंट छूटा नहीं है, तो ये एक एकी और आच्छादी फलन है। आप जानते हैं इस फलन को हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। इसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास एक तरीका है, और क्या आप इसका डोमेन मुझे बता सकते हैं बउआ? इसका डोमेन है 1 2 3 4, ये इसका डोमेन है। क्या आप इसका हमको रेंज बता सकते हैं? इसका रेंज होगा 2 4 6 8। आप जानते हैं इस फलन को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? इस फलन को हम ऐसे लिख सकते हैं, f इज अ फंक्शन विच हैज द डोमेन 1 2 3 4 इज इक्वल टू, रेंज इसकी कितनी है, 2 4 6 8। इस तरह से भी हम इस फलन को लिख सकते हैं। यहां पर फलन का क्या है, डोमेन, और यहां इस फलन का क्या है, रेंज। याद रखिएगा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। आप देखो ना, f ऑफ x
इज इक्वल टू वाई। ये वाई के मान है कि नहीं? बात समझ में आया कुछ आपको? क्यों भाई? अरे आया समझ में कि यहाँ उसकी डोमेन है फलन की, यहाँ फलन की रेंज है। डोमेन यानी कि x की वैल्यू, रेंज मतलब y की वैल्यू। तो f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। ये एक कैसा फंक्शन है? आंसर है ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। इतना तो सभी बच्चों को समझ आया। अब यहां पर से इनवर्स फंक्शन का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक ऐसा फलन था कि जब हम ये वाली वैल्यू लिखते थे, ये लिखते थे, तो ये सब मिलते हैं हमको। अब बात ये आती है कि क्या ऐसा कोई फलन बन सकता है? ऐसा कोई फलन बन सकता है जिसमें हम ये वाली वैल्यूज लिखें, जिसमें हम ये वाली वैल्यूज लिखें और ये मिले हमको? अगर ऐसा कोई फलन बन गया तो वो वाले फलन को इस वाले फलन का व्युत्क्रम कहा जाएगा। कुछ बात समझ में आई मेरी आपको? क्या अभी हमने ये वाली वैल्यूज लिखी फलन में और y की जगह ये वाले मान निकल के आए हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन बन सके जिसमें ये वाली वैल्यूज लिखी जाएं और ये वाली वैल्यूज मिलें, तो ऐसे फलन को इस वाले फलन का क्या कहा जाएगा? व्युत्क्रम कहा जाएगा। देखिए और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करिए। ये फिर से मैंने बनाया, ये हमने बनाया डोमेन और ये हमने बनाया कोडोमेन, ठीक है। अच्छा, अब इस पे हमने लिखा 2, 4, 6, 8। अब एक ऐसा फलन जिसपे हम जब ये वाली वैल्यूज लिखें तो वो हमको मिलना शुरू हो जाए। उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, हाँ, उसके लिए यहां से हम fx को क्या मान लो? y इज इक्वल टू 2x, देन x इज इक्वल टू y अपॉन 2, ठीक है। तो अगर आप इसमें y की जगह मान लो ये y है और ये क्या है? x, और आप इसे लिख लो कोडोमेन और इसे लिख लो डोमेन, ठीक है। तो जब हम y की जगह 2 लिखेंगे तो x 1 2 3 4, ठीक है। y की जगह 2 लिखेंगे तो x की जगह क्या मिल जाएगा? 1। आप देखो y को 2 लिखिए x 1 मिलेगा, y की जगह 4 लिखिए x क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा आपको। ऐसे 6 लिखने पर 3 मिलेगा, 8 लिखने पर 4 मिलेगा। अब आप क्या देख रहे हैं? यहां पर जो भी फंक्शन हमारे पास था, ये वाले फलन का ये डोमेन था और ये रेंज था या कोडोमेन था, लेकिन अब ये रेंज भी है, कोडोमेन भी है। देखो क्यों? क्योंकि आच्छादी फलन है, और अगर फलन आच्छादी होता है तो उसका कोडोमेन और रेंज सेम होता है, आप याद रखिए। तो आप रेंज भी कह सकते हो, आप कोडोमेन भी कह सकते हो। लेकिन उस वाले फलन में जो इस फलन का कोडोमेन था वो इसके डोमेन का काम कर रहा है, और जो इस फलन का डोमेन था वो इसके कोडोमेन अर्थात रेंज का काम कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो फलन है वो इस वाले फलन का क्या है? व्युत्क्रम है। और इसको लिख कैसे सकते हैं? थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे f इनवर्स, और इसका डोमेन फिलहाल क्या काम है, क्या काम कर रहा है? 2 4 6 8, और फ्रॉम 2 4 6 8 2 1 2 3 4। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें, f इनवर्स y, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f इनवर्स y इज इक्वल टू x। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू y लिखा था यहां पर आपने, और क्योंकि ये पहले वाले फलन का क्या है? व्युत्क्रम, तो हमने क्या लिखा? f इनवर्स। समझ रहे? पहले वाला फलन अगर f था तो ये उसका व्युत्क्रम है कि नहीं? पहले इतना बताओ। व्युत्क्रम के लिए हमने सिंबल क्या बनाया? f इनवर्स। तो अब f इनवर्स लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्योंकि ये पहले वाले का व्युत्क्रम है। इसके डोमेन की जगह कौन है? 2 4 6 8। इसके रेंज की जगह 1 2 3 4 ऐसे लिखा गया। अब जब ये ऐसा था तो हमने लिखा f ऑफ x
इज इक्वल टू वाई। अब ये डोमेन है वाई, तो क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। देख लो ना आप, ये एक्स की वैल्यूज है कि नहीं, 1 2 3 4 1 2 3 4। ये वाई की वैल्यूज है कि नहीं, 2 4 6 8 2 4 6 8। तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ये व्युत्क्रम फलन को लिखने का तरीका है। देखो इसको देखिए अब आप, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। दोनों के डोमेन और कोडोमेन, दोनों के डोमेन और रेंज आपस में कैसे होंगे, उल्टे होंगे। तो ये किसी भी व्युत्क्रम फलन को लिखने का हमारा तरीका है। उसमें क्या लगाना पड़ेगा आपको, इनवर्स लगाना पड़ेगा, उसमें एक व्युत्क्रम लगाना पड़ेगा और उसके लिए -1 हम लिखा करेंगे। अभी भी नहीं समझ में आई बात, आया? और याद रखें, किसी भी फलन का व्युत्क्रम अगर आप निकालते हैं तो इस फलन का जो डोमेन होता है वो उसके व्युत्क्रम का क्या होता है, रेंज। और फलन का जो रेंज होता है वो उसके व्युत्क्रम का क्या होता है, डोमेन। बात समझ आई आपको? तो फलन का डोमेन उसके व्युत्क्रम का क्या होगा, रेंज, और फलन का रेंज उसके व्युत्क्रम का क्या होगा, डोमेन। लिखने का मेथड क्या है कि अगर फलन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो उसके व्युत्क्रम को लिखने का तरीका क्या है, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज ही उसका क्या बन जाती है, डोमेन। तो फलन के व्युत्क्रम को लिखने का तरीका एफ इनवर्स, फलन का डोमेन ही उसका क्या बन जाता है, रेंज बन जाता है। नहीं समझ में आया आपको? अब इसमें मैं एक एग्जांपल देके थोड़ा समझाना चाहता हूं आपको। जैसे थोड़ा सा सोचिए, अगर एक त्रिकोणमितीय फलन हमने ले लिया sin x इज इक्वल टू वाई, तो इसका डोमेन क्या है, x, रेंज कौन है, y। कंपेयर करिए इससे, डोमेन है x, रेंज है y, और फलन कौन है, साइन। त्रिकोणमितीय फलन इसको बोलते हैं, त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। अभी मैं व्युत्क्रम की बात नहीं कर रहा हूं। तो साइन क्या है, बताइए, साइन क्या है, त्रिकोणमितीय फलन। x उसका डोमेन, y उसकी रेंज। अब मैं आपसे बोलता हूं कि इसका व्युत्क्रम मुझे दिखाइए, तो इसका व्युत्क्रम कैसे करेंगे, f का व्युत्क्रम क्या था, f इनवर्स, तो साइन का व्युत्क्रम क्या होगा, साइन इनवर्स। और इसका जब हमने व्युत्क्रम बनाया तो देखा कि जो इस फलन का डोमेन था वो रेंज बन गया, और जो रेंज था वो क्या बन गया। तो इस फलन का डोमेन कौन था, x, और रेंज क्या थी, y। तो इस फलन का जो रेंज y था वो इसका क्या बन जाएगा, और डोमेन क्या बन जाएगा, रेंज। तो साइन इनवर्स x, साइन x इज इक्वल टू वाई, ये एक त्रिकोणमितीय फलन है। ये एक कौन सा फलन है, ये एक त्रिकोणमितीय फलन है। लेकिन साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, ये क्या है, ये है एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, आप एक चीज का और हमेशा याद रखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा सोचना होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसा मान लेते हैं, वो अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि साइन एक्स बराबर वाई था, तो ये साइन इनवर्स वाई बराबर एक्स कैसे बन गया। तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, बोलते हैं ये साइन इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, पहले उधर गया होगा तो y अपॉन साइन आया, फिर ये ऊपर लाए तो इसकी पावर -1 हो गई, इस तरह से बन गया x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। पर याद रहे दिस इज टोटली रॉन्ग, बहुत ज़्यादा गलत है ये। तो जितना भी कैंसिल कर दिया जाए ये उतना ही कमी है इसके लिए। तो ऐसा आप कभी नहीं सोचेंगे। बात समझ में आई? ये त्रिकोणमितीय फलन है और ये उसका
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। कुछ बात समझ आ रही है? इसका ये मतलब नहीं होता कि पहले साइन उधर गया फिर ऊपर आया तो नेगेटिव हो गया, इसका ये मतलब नहीं है। तो आप अगर ऐसा सोचते हैं तो प्लीज प्लीज आप ऐसा मत सोचिए। ये कॉन्सेप्ट, ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ये गलत अवधारणा आपके मन में है, प्लीज इसे बाहर कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक फलन का प्रतिलोम फलन होता है, वैसे त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है, बस। ठीक है, इसमें ये नहीं होता कि उधर गया फिर माइनस हुआ, इससे कुछ नहीं रहता। अब क्योंकि आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने जा रहे हैं, एंड आई होप कि अभी तक की बात आपको समझ में आई। आप क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने जा रहे हैं, इसके लिए बेहद जरूरी है कि आपको त्रिकोणमितीय फलन आना चाहिए। आपने अभी अभी देखा कि एक फलन का अगर प्रतिलोम आप निकालने जाते हो, उसका इनवर्स निकालने जाते हो, तो फलन का जो डोमेन होता है वो उसके इनवर्स का रेंज बनता है, और फलन का जो रेंज होता है उसके इनवर्स का डोमेन बनता है। तो यहां पर भी तो ऐसा होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसके जो डोमेन होंगे वो इसके क्या बनेंगे? रेंज। और इसके जो रेंज होंगे वो इसके क्या बनेंगे? डोमेन। तो बहुत बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है, एंड इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट that you should know about the domain and range of trigonometrical function very first। सबसे पहले आपको त्रिकोणमितीय फलनों के डोमेन और रेंज मालूम होने चाहिए। क्यों मालूम होने चाहिए? क्योंकि हमको पता चल गया कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में वही डोमेन और रेंज उल्टे होके यहां रेंज और डोमेन बनने वाले हैं। कुछ बात समझ आ रही मेरी आपको? मैंने क्या बोला कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अगर आपको फलन पढ़ना है, इफ यू वांट टू स्टडी वेरी डीप स्टडी अबाउट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, देन यू शुड कंपल्सरीली नो अबाउट द डोमेन एंड रेंजेस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। त्रिकोणमितीय फलनों के डोमेन और रेंज आपको मालूम होने ही चाहिए। अगर आपको त्रिकोणमितीय फलनों के डोमेन और रेंज नहीं मालूम है तो फिर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को आपको बहुत प्रॉब्लम होगा उनको बहुत अच्छे से समझने में। और वो क्यों, मैंने उसका जवाब भी आपको बताया कि क्यों ऐसा है, कि अगर वो नहीं मालूम होगा तो इसको पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। ऐसा क्यों है? ऐसा बेटा इसलिए है क्योंकि अभी आपने देखा, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि एक फलन का जो डोमेन होता है वो उसके प्रतिलोम का क्या होता है? रेंज। और इस फलन का जो रेंज होगा उसके प्रतिलोम का क्या होगा? तो साइन एक्स की जो डोमेन हुआ करेगी वो उसके इनवर्स की क्या होगी? रेंज। और साइन एक्स की जो रेंज होगी उसके इनवर्स की डोमेन। तो जब इन्हीं का डोमेन और रेंज नहीं मालूम होगा तो ये कहां से पता लगाओगे आप? समझ आ रहा है? इसलिए बहुत बेहद जरूरी है कि आपको पहले त्रिकोणमितीय फलनों का नॉलेज रहना चाहिए। और क्लास 11th में आपको त्रिकोणमितीय फलन बताए गए हैं, उनकी रेंज, उनके डोमेन, सारी चीजें हमने आपको बताई। आज यहां पर फिर से एक बार जिक्र करना चाहते हैं ताकि आप इसको बड़ी गहराई से और बड़े अच्छे से समझ पाएं। तो प्लीज आप इतना नोट करें पहले, इसके बाद हम और आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको त्रिकोणमितीय फलनों के डोमेन और रेंज के बारे में बात करना चाहता हूं, ठीक है? ताकि वो चीजें याद आएंगी तो यहां इनवर्स फंक्शन में आप उसको अप्लाई कर सकेंगे। तो यहां पर मैं लिखता जाऊंगा त्रिकोणमितीय फलन लिखूंगा मैं यहां पर मैं उनके डोमेन्स का जिक्र करूंगा। आप देखिए गौर करके, और यहां पर हम उन त्रिकोणमितीय फलनों के रेंज का जिक्र करेंगे, ठीक है? अच्छा, सभी बच्चे ध्यान से देखें बेटा। सबसे पहला त्रिकोणमितीय फलन हमने लिया साइन। सबसे पहला त्रिकोणमितीय फलन क्या है? साइन। साइन एक्स नहीं, साइन थीटा भी नहीं, साइन ये फलन है। अगर साइन के साथ थीटा लगा दिया तो साइन के साथ डोमेन लिख दिया आपने, तो ये त्रिकोणमितीय फलन है साइन। इसका डोमेन क्या होता है? इसका जो डोमेन होता है मैं आपको बताऊं, इसका डोमेन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसका डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं रेडियन में लिए गए कोणों के समतुल्य होती हैं, याद रखिए।
मैं लिख देता हूं। वास्तविक संख्याएं रेडियन में लिए गए कोणों के समतुल्य होती हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई किसी के मन में ये क्वेश्चन आ जाए कि साइन x इज इक्वल टू अगर y है तो x उसका डोमेन होता है, और डोमेन में हमको क्या लिखना चाहिए? कोण। सोचो थोड़ा सा, साइन x में x क्या है? साइन का डोमेन, और डोमेन वाली जगह पर तो क्या लिखना चाहिए? एंगल। तो इसीलिए मैंने बताया कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो रेडियन में लिए गए एंगल के इक्विवेलेंट हैं। तो आप जब वास्तविक संख्याएं लेंगे डोमेन की जगह, इसका मतलब है रेडियन में आप क्या ले रहे हैं? कोण ही तो ले रहे हैं। अभी भी नहीं समझ आया? जो रियल नंबर्स होते हैं दे आर इक्विवेलेंट टू द एंगल्स टेकन इन रेडियन। रेडियन में जो कोण लिए जाते हैं वास्तविक संख्या उनके समतुल्य रहती। तो अगर आप वास्तविक संख्याएं कहीं भी ले रहे हैं, इसका मतलब आप क्या ले रहे हैं? रेडियन में कोण ले रहे हैं, तो आप एंगल ही तो ले रहे हैं। ठीक है, तो साइन का डोमेन क्या होता है? तो आंसर है साइन का डोमेन होता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए उसको, वो सब साइन का डोमेन बनेगा। इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1, यानी कि -1 भी रहेगा उसमें, +1 भी, दोनों इंक्लूड करने हैं। इसलिए हमने ये कौन सा इंटरवल यूज किया है? क्लोज्ड इंटरवल। आपको याद होंगे 4 प्रकार के इंटरवल्स आपको सिखाए गए थे। क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है? -1 और +1 भी इसमें इंक्लूडेड है, इसमें साथ में लिए गए हैं। समझ आया? तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ये डोमेन है और ये रेंज है। और एक चीज मैं यहां पर लिख देना चाहूंगा, इनको, इन फलनों को लिखने का हमारे पास क्या तरीका हो सकता है? देखो, ऐसा लिख के आ सकता है, मेथड टू राइट। बुक्स में आपको ऐसा लिखा हो सकता है, या कोई ऐसा लिख दे तो आप उसका मतलब समझ जाना चाहिए। जैसे आप खुद बताइए ना मुझे, f ऑफ x इज इक्वल टू अगर y है तो आप इसको कैसे लिखे थे? आप इसको ऐसे ही तो लिखे थे, f फ्रॉम x टू y, यही तो लिखा था। अभी थोड़ी देर पहले की बात याद करिए, लिखा था जिसमें ये x डोमेन होता है और ये y क्या होता है? रेंज। इसको कैसे लिख सकते हो बोल दीजिए मुझे। साइन फ्रॉम रियल नंबर टू -1 to +1। बताइए कोई प्रॉब्लम अभी तक आपको? इस ऐसा लिखा होने से हमको क्या पता लगता है कि ये है साइन वाले फलन की डोमेन, ऑल द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और ये उसकी क्या है? रेंज है, परास। साइन का मान -1 से छोटा और +1 से बड़ा नहीं हो सकता, -1 से +1 तक ही उनके बीच की भी कोई वैल्यू हो सकती है। आप आ जाते हैं अगली चीज पे, अगले फंक्शन पे, दैट इज कॉस। नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो कॉस है। कॉस का डोमेन क्या होता है? कॉस का डोमेन भी R ही होता है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसका रेंज क्या होता है? इसका रेंज भी -1 to +1 होता है। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हो आप? कॉस फ्रॉम R टू -1 कॉमा क्लोज्ड इंटरवल -1 कॉमा +1। क्लियर? ये डोमेन और ये उसका रेंज। और आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, दैट इज tan, नो x नहीं, सॉरी, tan। ठीक है, ये नेक्स्ट त्रिकोणमितीय फलन। tan का डोमेन और रेंज क्या होता है? देखो, tan का डोमेन और रेंज अगर आपको नहीं याद है तो ये कोई बड़ा कठिन नहीं है, बड़ा आसान है। tan को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। tan को हम क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन लिख सकते हैं। अब ये फलन
अगर cos x की जगह 0 आ गया, अगर cos फलन 0 हो गया, cos वाला फलन अगर 0 हो जाएगा तो 0 से जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, इंफिनिटी, और हमारा tan क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। tan कैसा हो जाएगा, अपरिभाषित, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कब tan अनडिफाइंड हो जाएगा, जब cos 0 होगा। तो cos 0 कब होगा, cos आपको याद होगा π/2 पे 0 होता है, 3π/2 पे 0 होता है, 5π/2 पे 0 होता है, इन जगहों पर cos 0 हो जाता है, अर्थात π/2 के विषम गुणज पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए वो चीज नहीं आनी चाहिए। देखो ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, cos 0 हो जाने पर tan डिफाइन नहीं रहेगा, अपरिभाषित हो जाएगा, परिभाषित नहीं रहेगा। इसलिए tan के डोमेन में वो एंगल, रेडियन वाले वो कोण नहीं आने चाहिए जो इसको क्या कर दें, अपरिभाषित। कौन अपरिभाषित कर सकता है, π/2 का विषम गुणज कर सकता, तो वो नहीं आना चाहिए। इसका मतलब हम इसका कैसे लिख सकते हैं, हम इसका लिख सकते हैं r माइनस x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n+1 π/2। देखो π/2 का विषम गुणज, π/2 का कौन सा वाला गुणज, विषम गुणज, और जिसमें n की वैल्यू, n किसको बिलोंग करेगी, z को, z यानी कि पूर्णांक। आप देखो पूर्णांक 0 भी है, आप 0 लिखेंगे तो क्या मिलेगा, π/2। पूर्णांक 1 है, 1 लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 3π/2। पूर्णांक 2 भी है, 2 लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 5π/2। सारे वो एंगल मिल रहे हैं जो cos को क्या कर सकते थे, और वही यहां से हमने क्या कर दिए, घटा दिए। घटा दिए मतलब हटा दिए हमने वही एंगल, और वो एंगल हमने हटा दिए। क्यों हटा दिए, क्योंकि वो cos को क्या कर सकते थे, 0, और ऐसी सिचुएशन पे tan क्या हो जाता, अपरिभाषित। ये हमको नहीं चाहिए थे, इसीलिए हमने उनको हटा दिया, और हटा दिया मतलब उनको घटा दिया हमने। समझ आया। और एक चीज आप पूछ सकते हो, लेकिन आप नहीं पूछते हो, z क्यों लिखा गया, पूर्णांक। आप -1 भी ले सकते हो, क्योंकि पूर्णांक में तो -1 भी आता है ना। आप -1 लिखोगे तो क्या मिलेगा, -π/2। तो आप निकाल के देखो cos -π/2 का मान भी 0 आता है। आप -2 भी ले सकते हो, -2 लिखेंगे तो -3π/2। इट इज अगेन एट दिस वैल्यू tan विल बी अगेन अनडिफाइंड, फिर से अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए हमने n को क्या लिखा, पूर्णांकों का समुच्चय, कि n की जगह आप क्या ले सकते हैं, पूर्णांक। तो फिर से tan के डोमेन में क्या लिए जा सकते हैं, आंसर सुनिए ध्यान से। tan का डोमेन पूरे रियल नंबर्स का समुच्चय हो सकता है, लेकिन π/2 के विषम गुणज को छोड़कर, फिर वो चाहे पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो। समझ आई बात, नहीं समझ आया, फिर से tan का डोमेन सारे रियल नंबर्स का सेट रहेगा, केवल उनमें से कुछ एलिमेंट्स हमको क्या करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे। और वो एलिमेंट ऐसे थे जो अगर होते तो tan को क्या कर देते, अपरिभाषित कर देते, तो वो हमें नहीं चाहिए। और ऐसे कौन से एलिमेंट है, ये वाले। अब इनकी रेंज क्या होती है, तो आंसर है इनकी रेंज होती है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। 10 की रेंज में दुनिया का कोई भी वास्तविक संख्या आ सकती है, इसमें कोई वो नहीं आएगा, क्या बोलते हैं, काल्पनिक नंबर नहीं आएगा, ये नहीं आएंगे, कोई भी रियल नंबर इसका सेट बन सकता है। नहीं समझ में बात आई। अब इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो, मेथड टू राइट, फंक्शन लिखने का क्या तरीका है, tan, और यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है, इसको देखो, tan डोमेन लेना पड़ता है ना बेटा पहले, तो कैसे लिखोगे, r माइनस x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। n की जगह पर आप क्या लिखें, z। ठीक है बेटा, और इधर की तरफ क्या लिखेंगे,
आर। ये tan वाले फलन को लिखने का तरीका है। और जब भी ऐसा फलन लिखा होता है आप क्या समझते हैं? अगर फलन इस तरीके से लिख के दिया गया है तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये उस फलन का डोमेन है और ये उस फलन की, तो tan की डोमेन ये है और उसकी रेंज में सारे रियल नंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, ऐसा ही कॉट में देख लीजिए। कॉट के लिए क्या बनेगा? कॉट एक फंक्शन है। अब जैसे इसका भी आपको याद नहीं आ रहा क्या होगा, डोमेन और रेंज, तो इट्स वेरी इजी। कैसे? कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। अब प्लीज याद करिए कि साइन जीरो कब कब होता है? आंसर है जीरो पर। साइन जीरो कब होता है? साइन जीरो पर जीरो होता है। साइन पाई होने पर भी जीरो होता है। साइन 2 पाई होने पर भी जीरो होता है। तो साइन कब कब जीरो होगा? पाई के पूर्ण गुणज पे जीरो हो जाएगा। पाई के साथ अगर कोई 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई कुछ भी है तो वो जीरो हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे? तो वो वाले नंबर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? साइन जिनमें जीरो हो जाएगा वो वाले एंगल चाहिए क्या? आंसर है वो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो आएंगे तो हमारे कॉट को क्या कर देंगे? अपरिभाषित, और ये हमें नहीं चाहिए। तो आप सारे रियल नंबर लेना, लेकिन बहुत याद रख के क्या छोड़ देना? पाई के कुछ गुणक छोड़ देना। जैसे मैं n पाई लिखे लेता हूं, वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। कैसे? थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर n पूर्णांकों का समुच्चय, जीरो लिखोगे तो कितना होगा? जीरो, नहीं चाहिए हमको। 1 लिखोगे तो पाई आएगा और साइन पाई जीरो हो जाता है। 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई नहीं चाहिए। उधर नेगेटिव में चलिए तो माइनस पाई की वैल्यू भी जीरो, -2 पाई, -3 पाई, ये भी तो नहीं चाहिए। इसलिए हमने क्या लिखा है यहां पर? पूर्णांक लिखा हुआ है। पूर्णांकों का समुच्चय। क्यों? क्योंकि माइनस वाले भी लोगे, जीरो भी लोगे, प्लस वाले भी लोगे आप। ये इसका डोमेन बनेगा कॉट का। तो डोमेन, इसकी रेंज क्या होगी? आंसर है कॉट की भी रेंज आती है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कॉट का भी क्या होता है? रेंज। आप जब ये वैल्यूज लिखोगे तो कॉट की रेंज में कोई भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आ सकता है। अब इसको आप कैसे लिखोगे, प्रदर्शित कैसे करोगे? कॉट set of real numbers minus x is such that x is equal to n pi where n belongs to the set of integers r। तो कॉट का ये पूरा रेंज है और कॉट का ये क्या है? कॉट का ये पूरा डोमेन है, ये उसका रेंज है कॉट का। कॉट के बाद आ जाते हैं सेक पे। अब सेक का जैसे आपको नहीं याद आ रहा है तो बेहद इजी है। सेक को आप कैसे लिखते हो? 1/cos लिखते हो कि नहीं? और cos जहां जहां जीरो होगा वो आप लोगे क्या? वो नहीं लेंगे। cos कहां कहां जीरो रहता था? इन जगहों पर देखो, यहां पर भी वही नंबर हमने छोड़े थे तो यहां पर भी वही नंबर आपको छोड़ देने हैं बस। x is such that x is equal to 2n plus 1 पाई बाई 2। ठीक है, क्योंकि इन जगहों पर cos भी कैसा हो जाएगा? इन जगहों पर cos भी जीरो हो जाएगा। इसलिए जैसा कि यहां पर हम कर रहे थे, इसलिए यही जगह यहां पर भी छोड़ी जाएंगी। n बिलोंग्स टू z। अच्छा, इसका रेंज क्या होता है? देखो, सेक का जो रेंज होता है वो होता है कोई भी रियल नंबर आएगा लेकिन -1 और +1 को छोड़ करके। थोड़ा ध्यान से देखिए, मेरी बात सुनिए। सेक का रेंज होता है -1 और +1 के बीच के नंबरों को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या। तभी -1 और +1 के बीच के नंबरों को क्या कर दिया गया है? माइनस। कि माइनस, देखो फिर से गौर से सुनिएगा मेरी बात जरा। आपने ये कौन सा इंटरवल लगाया है? बोलिए। ओपन इंटरवल। क्लोज ऐसा होता है, ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, ओपन इंटरवल ऐसे भी लगता है और ऐसे भी लगता है, तो ये ओपन इंटरवल लगा है। ठीक है, तो इसका मतलब है -1 और +1 के बीच के नंबर, केवल इतने का मतलब। -1 से +1 के
बीच के नंबर, लेकिन उनको तो हमने घटा दिया। घटा दिया मतलब हटा दिया, कहां से? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में। तो इसका मतलब साफ है कि सेक का जो रेंज होगा उसमें से पूरा रियल नंबर्स का सेट होगा, लेकिन क्या चीजें हटी हुई होंगी? -1 और +1 के बीच के जो नंबर हैं वो हटे हुए होंगे। -1 और +1 नहीं हटा होगा, वो होगा, उसके बीच के नंबर हटे होंगे। देख लीजिए ना। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, लिखावट में कैसे लिखोगे? तो इसको लिखोगे सेक r माइनस x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 where n belongs to the set of integers 2। और इसमें तो मुझे ये लिखना पड़ेगा। अब हम इसको हटा देते हैं, आप समझ भी गए होंगे अब तक। तो यहां मुझे लिखना पड़ेगा r -1 2 +1 ओपन इंटरवल -1 2 +1। ओके, कॉसेक के बारे में बात करिए। कॉसेक का अगर ऐसे नहीं याद है तो आप 1/sin से कर सकते हो, और साइन इसके पहले भी एक जगह हम पता लगा चुके हैं कि कब 0 होता है, और उसको हम बना चुके हैं बढ़िया। यहां पर यही चीज यहां पर सीधे सीधे आ जाएगी, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन इसके लिए है वही बाधाएं तो इसमें है। प्रॉब्लम हमें ऊपर वाले नंबर से थोड़ी होती है, बटे का नंबर 0 नहीं रहना चाहिए, और उसके लिए ये बना था। तो यहां पर भी ऐसा ही बना लो आप, r माइनस x इज सच दैट x इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज भी बेटा वही होता है जो सेक का रेंज होता है। -1 और +1 के बीच के सारे नंबर हटा दो, उसके बाद जो भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बनेगा वही इसका रेंज होगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका है कॉसेक r माइनस x इज सच दैट x इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, और रेंज क्या होगी? r -1 2 +1। मतलब ये कॉसेक का डोमेन है और ये कॉसेक का रेंज है। तो अभी भी देखो, अभी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन और रेंज नहीं पढ़ा, अभी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के नहीं पढ़े, अभी सिर्फ किसका पढ़ा हुआ है? केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का डोमेन और रेंज पढ़ा है। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है और इसके पहले जो हमने बात बताई थी वो भी आपको समझ में आ गई थी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इनको अब इनवर्स के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? अब तो आपको बता सकते हैं कैसे लिख सकते हैं। अगर साइन की बात करें तो साइन इनवर्स क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -1 to +1 टू r, ये लिखा जा सकता है, कर सकते हैं। तो एक काम करें, पहले आप इसे नोट करें, इसके बाद हम उसको आपको लिख के दिखाते हैं।